प्रिय बच्चों, चलिए आज हम लोग फिर से आप लोगों के सामने कक्षा छठवीं के विषय गणित का आपका एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का सॉल्यूशन लेके आए हैं। और आज हम लोग जो अभ्यास पुस्तिका का सॉल्यूशन करने वाले हैं वो अध्याय 11 का करेंगे। और वो अध्याय 11 जो है वह हमारा बीजगणित से संबंधित है। उसके पहले प्रिय बच्चों, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और जो भी आपको डाउट्स रहते हैं या कुछ भी आपको नहीं बनता तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसके उत्तर आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए चालू करते हैं। आपको सब्सक्राइब इसके लिए करना है क्योंकि इसके बाद मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए तो वो आपको आसानी से मिल सके, इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं प्रिय बच्चों आपके लिए। पहला प्रश्न क्या है, देखिए, ऐसी राशियां जिनका मान हमेशा बदलते रहता है क्या कहलाती हैं? ऐसी राशियां जिनका मान हमेशा बदलते रहता है, ऐसी राशियां चर राशियां कहलाती हैं। तो पहले का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? चर राशियां। ठीक है, पूरा उत्तर लिखिएगा आप इसी प्रकार जैसा हमने लिखा है, ऐसी राशियां जिनका मान हमेशा बदलते रहता है चर राशियां कहलाती हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अक्षर एल के लिए तीलियों के प्रतिरूप को चर बी लेकर लिखना है हमें। ठीक है, तो टू बी अगर आप लिख देते हैं तो यह अक्षर एल के लिए तीलियों के प्रतिरूप हो जाएगा जो चर बी को लेकर हमने लिखा है। क्योंकि अक्षर एल में दो तीलियों की आवश्यकता होती है, इसके लिए आप क्या लिखेंगे? टू बी लिखेंगे। ठीक है प्रिय बच्चों, अगला प्रश्न लेते हैं। यहां पर अगला प्रश्न देखिए, एक पेटी में 20 सेब है। आप पेटियों की संख्या के पदों में सेबों की कुल संख्या को किस प्रकार लिखेंगे? पेटियों की संख्या के लिए यदि या पी का उपयोग किया जाता हो तो 20 सेब है, कितनी पेटी है? एक पेटी है, तो 20 इंटू पी लिख देंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है प्रिय बच्चों, अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, क्या 4 इंटू 3 प्लस 5 एक बीजीय व्यंजक है या संख्यात्मक व्यंजक है? हमें बताना है ये एक बीजीय व्यंजक है या संख्यात्मक व्यंजन है। यहां पर आपको ओनली संख्याएं दिख रही है, इसलिए कैसा व्यंजक है? संख्यात्मक व्यंजक है, बीजीय व्यंजक नहीं है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न स्थितियों के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। यहां पर y में 5 जोड़ना है, मतलब कि y धन 5 लिखेंगे। x में से 7 घटाना है तो हम क्या लिखेंगे? x ऋण 7। इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा जो हमने अगले प्रश्न में लिखा है। देखिए यहां पर आ का उत्तर लिख दिया है y प्लस 7 और x माइनस 7, सॉरी y प्लस 5 आपका ए का उत्तर हो गया है और बा का उत्तर क्या हो जाएगा? x माइनस 7। ठीक है प्रिय बच्चों, आप लोग भी उत्तर लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर छठवां प्रश्न है आपके सामने, निम्न स्थिति के लिए व्यंजक दीजिए। y को 5 से गुणा करके परिणाम को 16 में से घटाना। देखिए y को 5 से गुणा कर लिया, जो भी परिणाम आया उसमें से किसको घटा दिया हमने? 16 को घटा दिया। अभी इसे सही रूप में लिख दिए तो 5y माइनस 16, ये हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया। आप भी इसी प्रकार से कर लीजिएगा प्रिय बच्चों। अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा और पूछ लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपके सामने, समीकरण के सम्मुख कोष्टक में दिए गए मानों में से समीकरण का हल चुनिए। अब यहां पर आपको 5m बराबर 50 लिखा है। एक बार रखो कह रहा है आपको m बराबर 10 और एक बार कह रहा है m बराबर 12। इन दोनों के मान रखने पर आपस में मान किसमें बराबर होते हैं आपको उत्तर देना है। तो देखिए 5m बराबर 50 हमें ऐसा तो प्रश्न में दिया है, तो m बराबर 10 के लिए हम हल करें तो 5 का 5, m का मान रखे हमने 10 और ये 50 बराबर के बाद 50 का 50, तो 5 गुणा 10 करे तो ये आ गया 50 और इधर भी 50 था तो ये 50, अर्थात ये 50 बराबर 50 आ गया। मतलब कि ये तो हल है। दूसरा वाला भी हल देख लेते हैं। पुनः 5m बराबर 50, तो m बराबर 12 के लिए 5 गुणा 12 बराबर क्या हो जाएगा? 50, क्योंकि m का मान क्या रख दिया हमने? फिर से 12 रख दिया, तो 5 गुणा 12 करे तो कितना आ गया? 60 आ गया। ये किसके बराबर हो गया? 50 के बराबर हो गया। तो ये दोनों मान आपस में बराबर नहीं आए, मतलब ये हल नहीं है। अतः अपन उत्तर क्या लिखेंगे? अतः m बराबर 10 समीकरण का हल है। इस प्रकार से प्रिय बच्चों आप भी लिखिएगा, आपको भी अच्छे से समझ आ रहा है उम्मीद करता हूं। ठीक है, अगला प्रश्न ले लेते हैं अब हम लोग। अगला प्रश्न है आपके सामने, 8वां प्रश्न है, निम्न में से चर एवं अचर राशियां छांटकर लिखिए। यहां पर देखिए चर राशियां और अचर राशियां हमें छांटना है इस व्यंजक में से। चर राशियां एबीसीडी वाली जो मतलब कि एबीसीडी जो है वह पूरी की पूरी क्या होती है? चर होती है। और 1 2 3 4 जो गिनती है वह पूरी क्या कहलाती है? अचर कहलाती है। तो यहां पर देखिए x क्या हो जाएगा? ओनली चर राशि हो जाएगी, 5 और 3 हमारे क्या हो जाएंगे? अचर हो जाएंगे। उसी प्रकार इसकी बात करें तो यहां पर y हमारा चर हो जाएगा और 9 क्या हो जाएगा? यहां पर अचर हो जाएगा। यहां पर z दिया है हमको, तो z क्या हो जाएगा? हमारा चर हो जाएगा। और 7 और 3 यहां पर देखिए वो कैसी राशियां हैं? अचर हैं, तो हम इसको अचर में लिख देंगे। यहां पर लिख लीजिएगा और नीचे भी आपको
मतलब यहीं पर ही लिखने दिया है तो आप यहीं पर भी लिख लीजिएगा। ठीक है प्रिय बच्चों, अब हम आगे अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न है हमारा, आ नंबर का है 9वें का। निम्नलिखित सारणी की प्रविष्टियों को पूरा कीजिए। कह रहा है यदि 10 x बराबर 10 रखा जाए तो समीकरण का हल है या नहीं, मतलब चर का मान आपको रखना है इस समीकरण में तो हल आता है या नहीं। जैसे मान लीजिए x धन 10 बराबर कितना है 30 है। अब हम इसी में मान रखें तो अपने को पता है x का मान कितने रखने बोला है 10, तो ये हमने रखा 10 रख दिया। x का मान ये इधर कर लेते हैं हम लोग, ये 10 रखा हमने, फिर धन का धन, फिर ये 10 का 10 बराबर 30 है, तो ये बराबर 30। 10 और 10 कितना होता है 20 बराबर 30। क्या ये समीकरण का हल है क्या? 30 बराबर 30 आया क्या? 20 बराबर 20 आया क्या? नहीं आया, अर्थात ये समीकरण का हल नहीं है। आप प्रिय बच्चों पूरा ऐसे ही सभी को हल करके देख सकते हैं। यहां पर हमने बाकी के उत्तर लिख दिया, आप भी हल करके देख लीजिएगा और उत्तर लिख लीजिएगा। यहां पर हम x बराबर 30 रखें तो 30 और 10 कितना हो जाए 40, 40 बराबर 30, ये भी हल नहीं है, मतलब कि नहीं। फिर यहां पर 20 रखे तो 20 रखे, x का मान 10 जोड़े तो 20 और 10 कितना हो गया 30, 30 बराबर कितना हो जाएगा 30, अर्थात समीकरण का हल है, तो हाँ आ गया। यहां पर देखिए 5 रखिए, p का मान तो 5 में से 3 गया तो 2 आता है, तो 2 बराबर 7, ये हर समीकरण का हल नहीं है, तो नहीं है। फिर उसी प्रकार आप नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। इसी प्रकार से आप पूरों को हल देख लीजिए और सभी को हल कर लीजिएगा। अगर कुछ भी दिक्कत जाती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है प्रिय बच्चों, अगला प्रश्न लेते हैं। दिए गए वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। अब हमें दिए गए वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई देखिए आपको समान दी गई है। एक भुजा की लंबाई कितनी है? भुजा की लंबाई बराबर कितनी दी गई है आपको? L दी गई है। कितनी दी गई है? L दी गई है। ठीक है, तो अब यहां पर आपको क्या कह रहा है? परिमाप ज्ञात करने बोला है, तो हम लोग परिमाप ज्ञात करते हैं। देखिए तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? 4 गुणा भुजा, तो 4 गुणा भुजा का मान कितना है? L है, तो L लिख दिए, तो वर्ग का परिमाप कितना आ गया? 4L आ गया। इस प्रकार से आप इसका उत्तर कर लीजिएगा। ठीक है प्रिय बच्चों, अगला प्रश्न ले लें। अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं, 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न अभी हमने हल किया, उसी प्रकार से 10वां प्रश्न है। देखिए यहां पर 10वां प्रश्न क्या कह रहा है? नीचे दिए गए सारणी को पूरा कीजिए और इस सारणी को देखकर इस समीकरण x धन 10 बराबर 14 का हल ज्ञात कीजिए। मतलब कि x का मान कितना रखें कह रहा है। इस प्रश्न में क्या कह रहा है? x का मान कितना रखा जाए कि x में 10 जोड़ने पर आसानी से हमें 14 प्राप्त हो जाए। तो देखिए x का मान ये वाले मान रखो कह रहा है, और x धन 10 वाले मान कहाँ आएंगे आपको कह रहा है? यहां पर आएंगे कह रहा है। ठीक है, समझ आई? अब देखिए एक रखे x का मान, हमने क्या रखा? सबसे पहले एक रखा x का मान, तो यहां पर एक रख दिए, तो 1 धन 10 करे तो कितना हो? 11, तो यहां पर क्या जाएगा? यहां पर क्या जाएगा? 11। उसी प्रकार देखिए x का मान हम कितना रखें? 2 रखें, तो 2 धन 10 करे तो कितना आ गया? 12, 3 धन 10 कर 13, 4 धन 10 करे तो 15, 16, 17, 18, 19, 20। इस प्रकार से हमने मान रखने पर पूरे मान प्राप्त कर लिए। अब हमसे क्या बोला है कि x धन 10 बराबर 14 कौन से मान में आ रहा है? 14 किस में आ रहा है? देखिए जब हम x का मान कितना रखेंगे, जब हम x का मान कितना रख देंगे प्रिय बच्चों? 4 रख देंगे, तब हमें कितना मिलेगा? 14 मिलेगा। तो इस प्रकार से नीचे हम उत्तर में क्या लिखेंगे? अतः x धन 10 बराबर 14 का हल 4 होगा, या ऐसा लिख सकते हैं x बराबर 4 होगा। ठीक है प्रिय बच्चों, इस प्रकार से आप लोग इसका उत्तर कर लेंगे सभी लोग। उम्मीद है आपको सभी को बन जाएगा आ का उत्तर। अब बा पे चलते हैं। बा क्या कह रहा है? बा प्रश्न में कह रहा है दिए गए आयत का परिमाप ज्ञात करना है। आयत का परिमाप ज्ञात करना है हमें, तो यहां पर लंबाई दी गई है और चौड़ाई दी गई है। लंबाई L है और चौड़ाई को क्या माना गया है? B है। तो अब आप जानते हैं आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है? आयत का परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई, 2 लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 का 2, लंबाई का मान कितना दिया था? L, और चौड़ाई का मान कितना गया था? B। तो इस प्रकार से या आपने आयत का क्या निकाल दिया? परिमाप निकाली। यही क्या है? आयत का परिमाप है। ठीक है प्रिय बच्चों, तो इस प्रकार से हमने आज अध्याय नंबर आप लोगों के सामने 11 करा, बीजगणित। तो आपको उम्मीद है कि पूरा पूर्णतः समझ आ गया होगा। अब हम लोग अगले वीडियो में जो अंतिम अध्याय रह जाएगा हमारा, उसे हल कर लेंगे, और एक दो जो भी अध्याय रह गए हैं उसे हल कर लेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जैसे ही वीडियो डालूं तो आप तक वो आसानी से पहुंच जाए। इसकी PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आपको मैं मतलब टेलीग्राम चैनल में आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।